हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन का एक कंपाउंड जिसका नेम है इथेनॉल। क्या नेम है? इथेनॉल। जैसा कि आप जानते हैं ये जो इथेनॉल होता है ये एल्कोहल फैमिली का एक मेंबर होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये एल्कोहल फैमिली की होमोलोगस सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए ये जो इथेनॉल है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। दूसरा ये जो एल्कोहल होता है उसकी फैमिली का दूसरा बच्चा होता है। कौन सा बच्चा? दूसरा। या फिर हम ये बोल सकते हैं ये सेकंड मेंबर होता है एल्कोहल फैमिली का। इसके बाद देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ये जो इथेनॉल होता है ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, प्लस ये कलरलेस होता है, पहली बात। दूसरी प्रॉपर्टी है ये जो इथेनॉल होता है इसका टेस्ट बर्निंग होता है। ये आप उनसे पूछना इसका टेस्ट बर्निंग है जो लोग इथेनॉल का कंजप्शन करते हैं, जो इसको शाम को इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं अगर हम इथेनॉल की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं इथेनॉल एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है और कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन इथेनॉल वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है इन ऑल प्रोपोर्शन। इसके भी पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये एक तरीके की बॉन्डिंग होती है, इसके वजह से इथेनॉल वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। आगे एक और प्रॉपर्टी है, यहां पर लिखा है कि आपका इथेनॉल लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? क्योंकि इथेनॉल एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये कभी भी H+ आयंस नहीं देता एक्वस सॉल्यूशन में। अगर ये H+ साइन देता तब ये एसिड होता, अगर एसिड होता तो लिटमस पेपर के कलर में चेंज लाता। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी इथेनॉल की। आगे देखते हैं इथेनॉल से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे टर्म्स, जैसा कि यहां पर लिखा है रेक्टिफाइड स्प्रिट। ये जो रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है ये मिक्सचर होता है इथेनॉल प्लस वाटर। कितने कितने परसेंट होती है रेक्टिफाइड स्प्रिट के अंदर इथेनॉल और वाटर? इथेनॉल होता है आपका 95.5% एंड जो वाटर होता है वो होता है 4.5%। तो ये जो मिक्सचर है वो आपका रेक्टिफाइड स्प्रिट है। आगे देखते हैं पावर एल्कोहल क्या कहलाता है। पावर एल्कोहल बेसिकली पेट्रोल प्लस इथेनॉल का मिक्सचर होता है। ये आपको पेट्रोल पंप में मिलेगा, आप में हमारी बाइक्स के अंदर पावर एल्कोहल पड़ता है। आगे डीनेचर्ड स्प्रिट क्या होता है? इथेनॉल प्लस पायरिडीन के मिक्सचर को हम बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। अगर आप इथेनॉल की बात करें या इसके यूज की बात करें तो इथेनॉल का यूज हम करते हैं कफ सिरप बनाने में। जो कफ आता है या खांसी हो जाती है, जो उसके सिरप वगैरह आती है उसके अंदर इथेनॉल प्रेजेंट होता है। या फिर जो डाइजेशन में यूज होते हैं सिरप्स या डाइजेस्टिव सिरप्स होते हैं उनके अंदर भी इथेनॉल प्रेजेंट होता है। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इथेनॉल की, वो ये है कि अगर हम इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? अगर हम इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है आप किसी भी मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन कराओ उसमें हमें जरूरत पड़ती है कैटलिस्ट की, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इथेनॉल के केस में होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। इस कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम होता है ये किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी मॉलिक्यूल मींस यहां पर हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं, इस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम इथेनॉल को हीट करते हैं 443 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, तब इथेनॉल से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपको ईथेन फॉर्म होगी। तो ये ईथेन कैसे बनती है सुनना। ये जो आपका इथेनॉल होता है इसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप होता है।
तो ये OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर लगा होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और जस्ट अल्फा कार्बन के बराबर वाली, या फिर हम ये बोल सकते हैं अल्फा कार्बन के एडजेसेंट जो कार्बन होती है इसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो होता क्या है, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हम इथेनॉल को हीट करते हैं तो यहां से OH आएगा और इस CH3 से डेट इज बीटा कार्बन पर लगी हुई हाइड्रोजन से एक H आएगा। क्या आएगा? H आएगा और अल्फा कार्बन से OH आएगा। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। जब ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हुए तो यहां से बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला था, कितना हाइड्रोजन बचेगा? 2। तो CH2 और CH2 इनके बीच फॉर्म होगा डबल बॉन्ड। इस तरीके से आपको इथीन मिलेगी। एक लाइन में समझना, जब भी हम इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमें इथीन मिलती है। अगर यहां पर आपका प्रोपेनॉल होता, उसका डिहाइड्रेशन कराते तो प्रोपीन मिलती। प्रोसेस सेम होती है। तो आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम विद इथेनॉल। जब सोडियम मेटल इथेनॉल के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। समझो, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, क्या होता है जब इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं तो ये सोडियम मेटल यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है और ये हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में बाहर चली जाती है। तो हमें मिलता है C2H5ONa, इसको बोलते हैं हम सोडियम इथॉक्साइड। तो एक लाइन में याद रखना कि जब भी हम इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराएंगे तो हमें सोडियम इथॉक्साइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की। अगर आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हो? अगर आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो जब भी इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको मिलेगा इथेनोइक एसिड। अगर आप प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते तब आपको मिलता प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन प्रोपेनोइक एसिड आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, जब भी हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें जरूरत होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो इसके केस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं वो होता है एल्केलाइन KMnO4 और दूसरा आपका होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ऐड करते हैं इथेनॉल के अंदर। कैसे ऐड करते हैं वो आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको इतनी बात ध्यान रखना है और किस तरीके से इस रिएक्शन को आप याद करोगे। तो होता क्या है, जब आपने इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया तो इस इथेनॉल के अंदर ये जो पार्ट था CH2OH, ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाता है COOH में, बाकी पीछे का पोर्शन वही रहता है। तो यहां पर आपने देखा इथेनॉल का कन्वर्सन इथेनोइक एसिड में। इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम कन्वर्जन बोलते हैं। तो ये इथेनॉल का कन्वर्जन है इथेनोइक एसिड में। लेकिन जब भी इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है उस केस में क्या होता है, ये जो आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है। जब ये रिएक्शन होती है तो इसका ये ऑरेंज कलर है ना, ये ग्रीन हो जाता है, मींस कलर चेंज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। आगे देखते हैं हम एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एस्टर होगा, तभी इसको हमने बोला है एस्ट्रिफिकेशन। तो एस्ट्रिफिकेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। लेकिन यहां भी कंसंट्रेटेड H2SO4 का वही काम होगा जो पहले देखा था। यहां भी ये क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। लेकिन अब कैसे रिमूव होगा, ये दोनों कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे तब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये जो एसिड होती है ये H+ आयन देती है। अब जब एसिड H+ आयन देगा तो इसके पीछे जो पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, डेट इज एसीटेट आयन होगा। ऐसे ही इथेनॉल में OH- होता है और C2H5+ होता है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे
तो इनका जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है वो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। एसीटेट आयन इथाइल आयन के पास चला जाएगा C2H5, और जो आपका H प्लस है वो OH माइनस के पास चला जाएगा। तो H प्लस और OH माइनस वाटर की फॉर्म में रिमूव होंगे, प्लस क्या बनेगा, ये आपका एस्टर बनेगा। जब यहां पर एस्टर फॉर्म हुआ तो हम इस रिएक्शन को बोल देंगे एस्टरिफिकेशन। लेकिन इसको हमने एस्टर क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका एस्टर है, इसलिए हम इसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ये जो एस्टर फॉर्म हुआ है ये फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। इसका यूज हम आइसक्रीम में करते हैं, परफ्यूम्स बनाने के लिए करते हैं, और बहुत सारी जगह पर फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इसका यूज किया जाता है। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं एस्टर की रिएक्शन। एस्टर कैसे रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और कैसे रिएक्ट करता है वाटर से। तो अगर हम इस एस्टर की बात करें, ये एस्टर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, या फिर हम इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। तो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस आल्सो कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। इसको हमने सैपोनिफिकेशन क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर सोप फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, साबुन, इसलिए इसको हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका आप देखिए, ये जो NaOH है इसके पास Na प्लस है और OH माइनस है इस बेस के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। ऐसे ही ये जो आपका एस्टर है, एस्टर के अंदर ये वाला पार्ट नेगेटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। जब एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी तो इस एस्टर का नेगेटिव पार्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के पॉजिटिव से मिलेगा और इसका पॉजिटिव पार्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव पार्ट से मिलेगा। इस तरीके से आपको इथेनॉल मिलता है प्लस आपको सोडियम एसीटेट मिलेगा। ये जो सोडियम एसीटेट होता है ये आपका सोप कहलाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस या फिर सैपोनिफिकेशन। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। अगर हम एस्टर की क्या कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन, तो जब भी वाटर के साथ एस्टर की रिएक्शन होगी इसको हम बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्यों बोला एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहां पर एसिड भी प्रेजेंट होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो वाटर होता है इसके पास एक तो H प्लस आयन होता है और दूसरा आपका OH माइनस होता है। ऐसे ही ये जो आपका एस्टर है इसके अंदर ये एसीटेट आयन होता है जो कि नेगेटिव होता है, और ये इथाइल जो होता है ये पॉजिटिव आयन होता है। सेम वे में क्या होगा, इस एस्टर का नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट वाटर के नेगेटिव आयन के पास जाएगा। जब आयन एक्सचेंज होंगे तो आपको मिलेगा इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड। तो जैसा कि यहां पर आपने देखा कि हमने जब एस्टर फॉर्म किया था तब हमने रिएक्शन कराई थी इथेनॉल की और इथेनोइक एसिड की इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तब जाकर आपको एस्टर मिला था। लेकिन यहां पर आपने जस्ट अपोजिट रिएक्शन देखी, जब आपने एस्टर की रिएक्शन वाटर से कराई तब हमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड फॉर्म हुआ। तो ये जो होती है ना एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये रिवर्स होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की। तो आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ये जो इथेनोइक एसिड होता है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है। इथेनोइक एसिड बिलोंग करता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज को। किसको बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज को। जब इसकी भी एक सीरीज है तो हम ये बोल सकते हैं ये जो आपका इथेनोइक एसिड होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर होता है या फिर दूसरा बच्चा होता है। ये क्वेश्चन आता है, हल्के में नहीं लेना। ये कौन सा मेंबर होता है, सेकंड मेंबर। इथेनोइक एसिड को हम कॉमन नेम से भी बुलाते हैं, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको दूसरा ढंग से भी पूछा जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं C2H4O2। ये आपको दे देंगे और कहेंगे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ या फिर ये कंपाउंड कौन सा है। तो आप ध्यान रखना, आगे मूव करते हैं और देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। यहां पर दो फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं बेसिकली। पहली क्या है, ये जो इथेनोइक एसिड होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है? कलरलेस। प्लस इसके अंदर से जो स्मेल आती है वो पंजेंट स्मेल आती है, एक अजीब तरीके की स्मेल होती है। आगे देखते हैं भाई, इथेनोइक एसिड आपका एसिड है, इसका मतलब इसका टेस्ट कैसा होगा? ये सोर होता है टेस्ट में, मींस खट्टा होगा टेस्ट में। अब अगर हम 5 to 8% डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें एसिटिक एसिड का या फिर इथेनोइक एसिड का, तो आप इसको किस नाम से पुकारोगे? इसका जो नेम होगा, अब हम बोलेंगे इसको विनेगर। विनेगर में 95 to 92% आपका एसिटिक एसिड है, प्लस आपका 5% से लेकर 2% तक वाटर है। तो इसको एक लाइन में याद रखना, एक्वस 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। आगे देखते हैं, अगर हम इस इथेनोइक एसिड को, ये जो आपका इथेनोइक एसिड यहां पर हम जो रीड कर रहे हैं, इस इथेनोइक एसिड का टेम्परेचर हम डाउन कर दें या फिर ये जो इथेनोइक एसिड है इसको कोल्ड कंट्रीज में ले जाएं, तो वहां पर क्या होता है, इथेनोइक एसिड जब कोल्ड कंट्रीज में देखते हैं इसके साथ, तो ये होता है कि ये आपका बिल्कुल आइस के जैसा क्रिस्टल्स में जम जाता है। जैसे आइस आपका फ्रीज होता है, सेम तरीके से ये भी फ्रीज हो जाता है कोल्ड कंट्रीज में। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ये जो इथेनोइक एसिड है इसकी रिएक्शन यहां पर दिखाई गई है, लेकिन जो भी रिएक्शन है मोस्टली रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो सेम फॉर्म होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपका ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? बेस। और इथेनोइक एसिड तो एसिड है ही। तो अगर एसिड और बेस की रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये कैसे फॉर्म होगा? जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर आयन एक्सचेंज होती है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए आप, Na+OH- CH3COO- H+। तो यहां पर क्या होगा? H+OH- के साथ जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपका Na+ इस एसीटेट आयन के साथ आएगा और फॉर्म होगा सोडियम एसीटेट। आगे देखते हैं रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ाया था कि जब भी कोई एसिड मेटल के कार्बोनेट या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, उस केस में सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। वैसे ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका एसिड है, अगर ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो आपको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज होती दिखाई देगी विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। मींस यहां पर जो CO2 गैस रिलीज होगी वो एक साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर मैंने बोला कि इस एसिड ने जब मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हुआ प्लस CO2 गैस रिलीज हुई। लेकिन सॉल्ट और वाटर फॉर्म होने का रीजन है, ये जो आपके सॉल्ट्स होते हैं ये सॉल्ट होते हैं बेसिक। किस तरीके के होती हैं? बेसिक, क्योंकि इनकी pH ग्रेटर देन 7 होती है। जब pH ग्रेटर देन 7 है तो ये बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब ये बेस है। तो बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर तो फॉर्म होगा ही होगा, लेकिन ये कौन से सॉल्ट्स हैं? कार्बोनेट से, तो CO2 गैस रिलीज होगी विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो आप एक यहां पर देख सकते हैं एक और रिएक्शन को, अगर हम इस एसिड की डेट इज इथेनोइक एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं, तो जैसे हमने मेटल नॉन मेटल या फिर एसिड बेस में पढ़ा था कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस
आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। वैसे ही यहां पर देख लीजिए, ये जो आपका इथेनोइक एसिड है, ये जब मेटल सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो होगा क्या, ये यहां से सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी और ये हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में इवॉल्व होगा। तो आपने क्या देखा, जहां पर H था वहां पर सोडियम आ गया, तो आपका फॉर्म हुआ सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो आप सारी रिएक्शंस में देखो, हर एक के अंदर सोडियम एसीटेट फॉर्म हुआ है, हर एक के अंदर सोडियम एसीटेट फॉर्म हुआ है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।